हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 2024 का जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड के द्वारा आप सभी के लिए हिंदी का वायरल पेपर कर दिया गया है। इस पेपर का आप संपूर्ण हल करके ही बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर देने जाएं। आपको इस मॉडल पेपर में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम 50 से लेके 60% तक सिर्फ इसी पेपर में से मैक्सिमम सवाल आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इसका संपूर्ण हल देख के जरूर जाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आप सभी को संपूर्ण हल कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसका संपूर्ण हल आप सभी को कराएंगे और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना है इस पेपर में आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यूपी बोर्ड के द्वारा आप सभी का मॉडल पेपर वायरल किया गया है, आप सभी का देख सकते हैं कि ये 2023 और 2024 का है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स विषय जो आपका है हिंदी है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा तो आपको यहाँ पे बगल में लिखा होगा पूर्णांक, जो आपको पूर्णांक कितना नंबर का रहेगा, 70 नंबर का। आपको जो समय दिया जाएगा पेपर हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फ्रेंड्स, पेपर में आप सभी कुछ यहाँ पे निर्देश दिए होते हैं। इस निर्देश को आपको बताते हैं इसमें निर्देश क्या दिया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपका निर्देश में पहला निर्देश आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए क्या है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको रहेगा, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है, इसमें से जो आपको 15 मिनट मिलेगा, इस प्रश्न पत्र को बाकायदा अच्छे प्रकार से पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हो गए, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ जो होगा फ्रेंड्स बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले और काले बॉल पॉइंट से ही आपको सही विकल्प का गोले को पूर्ण रूप से करना होगा। फ्रेंड्स, जो आपको OMR सीट मिलेगा उस पर आप नीला पेन या काले पेन से ही उसे आपको रंगना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 खंड है, जिसमें खंड अ में देखिए यहाँ पे पूरा एकदम निर्देश को फ्रेंड्स आप ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटना नहीं है आपको, न इरेजर का प्रयोग न वाइटनर का प्रयोग करना है। एक बार यदि आप गोला को भर दिए तो उसके बाद आपको किसी प्रकार का वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस निर्देश का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र को पढ़ना है, इसमें 2 खंड हो गए, खंड अ और खंड ब। ये खंड अ में टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसे आपको OMR सीट पर प्रयोग करना है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का रहेगा, जिसे आप उत्तर पुस्तिका पे सभी प्रश्नों को लिखना रहेगा। सिर्फ इस निर्देश जो निर्देश दिया इसका निष्कर्ष यही है, बस इतना जो बताएं इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल देखते हैं और इसको फ्रेंड्स आपको दोबारा बता रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल देख के ही जाएं। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल जो मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा वायरल किया जाता है, इससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 50 से लेकर 60% अंक आपके निर्धारित, इसी में से सेम टू सेम यही प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल जरूर देखें। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें खंड अ है। टोटल जो पूर्णांक है आपका 20 नंबर का है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, पहला प्रश्न आपका है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। देखिए 1 अंक निर्धारित है ना, सभी प्रश्न 1-1 अंक निर्धारित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आप पेपर को हल कीजिएगा। देखिए क्या है, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो फ्रेंड देखिए, जो बाबू गुलाब राय हैं आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन है, ये एक निबंध होगा, कविता है, नाटक है या कहानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप चिंतामणि के बारे में पढ़े होंगे कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। चिंतामणि जो है एक निबंध है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न जो है, ये बोर्ड के एग्जाम बहुत पूछता है कि गबन किसकी रचना है। ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा नंबर का देखिए, इसे याद रखिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा
कि शुक्ल युग की समय अवधि है कब है 1936 से लेकर 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से लेकर 1938, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो शुक्ल युग है इसकी समय अवधि जो मानी जाती है आपका 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि जो नीड़ का निर्माण है वो कौन सी विधा है। ऑप्शन है जीवनी एक है, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंट वार्ता है, या रेखाचित्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा जो नीड़ का निर्माण फिर है वो एक आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देखिए, 6वां नंबर का क्या है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। आपको यहाँ बताना जो प्रिय प्रवास है इसकी किस युग की रचना है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो प्रिय प्रवास के बारे में बताना है तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, द्विवेदी युग होगा, भारतेंदु युग होगा, प्रगतिवाद युग होगा, या छावादी युग होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सही जवाब आपका जो है द्विवेदी युग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका द्विवेदी युग होगा। अगला 7वां नंबर का सवाल देखिए, मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, या हरिवंश राय बच्चन, या सुमित्रानंद पंत। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखिएगा जो मधुशाला है आपकी किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए 8वां नंबर का क्या है कि भारत भारती किसकी रचना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत भारती है किसकी रचना है। ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब आपका होगा कि भारत जो भारती है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 9वां नंबर का सवाल देखिए क्या है, आधुनिक काल कब से कब तक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि जो आधुनिक काल है कब से कब तक माना जाता है। सन 1843 से लेकर अब तक, या 1643 ईस्वी से 1843 तक, या 1918 से लेकर 1936 तक, या 1936 से लेकर 1943 तक। तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा कि आधुनिक काल जो है 1843 से लेकर अब तक का जो समय है यह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मतीराम किस युग के कवि हैं। आपको बताना है कि जो मतीराम हैं वो किस युग के कवि हैं। ऑप्शन है आधुनिक काल के होंगे, या आदिकाल के होंगे, या भक्ति काल के, या रीति काल के। तो फ्रेंड्स देखिए आप याद रखिएगा जो मतीराम है आपके रीति काल के कवि हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि मतीराम जो है रीति काल के कवि हैं। अगला सवाल देखिए, ये तो 100% फ्रेंड्स ये प्रश्न आएगा, इसको तो आप भूलिएगा मत। ठीक है, कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िएगा, शोक होगा, रति होगा, या हास होगा, या निर्वेद होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ हास्य रस है ना, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स इसके साथ में आप याद रखिएगा जो शोक है ये करुण रस का स्थायी भाव, इसको भी याद रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव यदि पूछता है तो शोक होगा, हास्य रस का याद रखिएगा हास होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 12वां नंबर का कि सोहत ओढ़े पीत पात, श्याम सलवने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रकाश। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे अच्छा पहचान है कि जब ये वाक्य देता है तो उसमें आपको क्या होता है, मनो, जनु, जानो, ठीक है, ये शब्द आते रहते। यदि ये शब्द आपको मनो मिल जाए, मनु मिल जाए, जनु मिले, जानो मिले, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इस वाक्य को जब ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है मनु ना, तो मनु शब्द देने का मतलब कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 13वां नंबर सवाल देखिए, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन है 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, या 5 होगा। तो रोला छंद फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो टोटल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में याद रखिएगा एक सोरठा पूछता है, ठीक है, कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। तो इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो रोला में भी 4 चरण और सोरठा में भी 4 चरण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 14 नंबर का कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
आकर्षण। तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है जब शब्द कोई देता है उसके प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जो शब्द जुड़ता है या जो अक्षर जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आकर्षण पढ़ेंगे तो देखिए आकर्षण यानी कि इसके स्टार्टिंग में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए आ यहाँ पे लिखा है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो अब रचना के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रचना के आधार पर वाक्य टोटल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक देखिए वाक्य के प्रकार में एक सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। इसके अलावा संयुक्त वाक्य होता है रचना के आधार पर। फिर इसके साथ में एक होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है, मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर टोटल सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, टोटल कितने हैं, 3 प्रकार है ना। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार की, इसे याद रखिएगा। देखिए 16वां नंबर का सवाल है, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा। तो पीताम्बर में आप याद रखिएगा कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वां नंबर का सवाल देखिए, आंसू का तत्सम रूप है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। तो देखिए ऑप्शन है अश्रु होगा, अंशु होगा, रोना होगा या आँख होगा। तो देखिए ऑप्शन का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए 18 नंबर का, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो ऑप्शन पढ़िए कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कर्तावाच्य है ना, कर्तृवाच्य। तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य मतलब क्या आता है, कर्ता। कर्तृवाच्य मतलब होता है कर्ता। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें होती है कर्ता की प्रधानता। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। तो इसमें पूछेगा तो कर्म की प्रधानता होती है, इसे याद रखिए। ये भी बहुविकल्पी में आपके 100% 2024 में होने वाले बोर्ड के एग्जाम में 100% ये सवाल जरूर आ गया, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के बारे में। ठीक है, तो कर्ता कर्तृवाच्य पूछेगा तो कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य पूछेगा तो कर्म की प्रधानता होगी। अगला 19 नंबर का सवाल देखिए, ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति आपको बताना है। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। देखिए ताभ्य लिखा है ना, तो ताभ्य जो होता है इसमें जो वचन होता है विभक्ति, इसमें ताभ्य में जो वचन होता है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होती है। इसका सही जवाब क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए 20वां नंबर का, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। देखिए आप सभी को पता है कि सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसमें इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें वह जो है एक सर्वनाम है। यहाँ पे 20 बहुविकल्पी आपको प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है पूर्णांक। ये आपका टोटल कितना आएगा, देखिए वर्णात्मक प्रश्न है, टोटल कितने 50 नंबर का रहेगा। इन सभी प्रश्नों का आपको संपूर्ण हल दिखाने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या है आपका प्रश्न रहेगा, देखिए यहाँ पे 3 × 2 यानी कि टोटल कितने नंबर का ये है, 6 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न है और प्रत्येक 2 नंबर। देखिए ये 3 का मतलब वो 3 प्रश्न है, 2 का मतलब प्रत्येक 2 नंबर का, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकता है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस ये रेखांकित जो शब्द है ना, इसी का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब देखिए यहाँ पे इस वाक्य को पूरा पढ़िएगा। यहाँ पे पहला देखिए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अर्थ की व्याख्या करना है। साथ में लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, इतने प्रश्न हैं। अब ध्यान से एक चीज़ देखिए, जब वाक्य को फ्रेंड्स पढ़ेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे मित्रता लिखा है, इसका मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है, आपके मित्रता चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए इसका आपको कैसे व्याख्या करना है, देखिए आपको बताते हैं। जैसे लिखे फ्रेंड्स इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, यदि इस प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी प्रश्न कटने वाला नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे,
देखिए आप यहाँ पे खंड ब लिखिए, इसलिए खंड ब वाला हल कर रहे हैं प्रश्न। यहाँ खंड ब और प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह लिख के स्केल इस तरह लिख लीजिएगा। अब देखिए जिस वाक्य का जिस गद्यांश का आपको व्याख्या करना है पहले लिख लीजिए कहाँ से कहाँ तक। यह कोई बात यहाँ लिख लीजिए, यह कोई बात डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला जो है ना यहाँ तक एक दो शब्द यहाँ पे लिख लिया जाता और देखता है। अब देखिए जो संदर्भ आपको लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे। लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसे आपको साफ सुथरा, आपको काट पीट पेज पर नहीं करना, एकदम साफ सुथरा लिखेंगे तो एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटता है, ठीक है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए इसको अपने शब्दों में व्याख्या करना रहता है। देखिए जैसे हम किए हैं यहाँ पे, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकता है। यह धारणा उचित नहीं है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकता है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ये दूसरे नंबर का था। अब तीसरे नंबर का देखिए, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को ओर आकर्षित होते हैं। इसका आपको व्याख्या करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने तीसरा नंबर डालिएगा। इसका देखिए जो पूछा है प्रश्न, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं, जैसे दुर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ तथा दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या करना रहेगा, आपको व्याख्या करना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा 6 नंबर का है प्रश्न, तो आपको टोटल 6 नंबर मिलेगा, एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न था, दूसरा प्रश्न ये है अथवा में दिया है, इन दोनों में से जो एक आता है उसी ही करना रहता है, तो आपको एक करके बता दिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर, दूसरा नंबर का देखिए क्या है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये 6 नंबर का ये भी प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका क्या करना है कि व्याख्या एवं संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लय हो। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे तो पूरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पूनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखें पद्यांश का, तो पहले तो जो वाक्य चरण यहाँ से स्टार्ट है ना आपका, देखिए यहाँ पे कि चरण कमल से स्टार्ट है और लास्ट में कहाँ पर समाप्त हो रहा है, तिहि पाई पे ना। यहाँ पे आप लास्ट में बंदो तिहि पाई लिख लीजिएगा, जैसे आपको एग्जामिनर समझ में आया कि इसका व्याख्या आप किए हैं। अब यहाँ पे संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश, उस देखिए वो गद्य था तो यहाँ पे गद्यांश लिखे थे, अब पद है तो यहाँ पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे कहा है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आपको रेखांकित वाक्य कहाँ पे, बहिरो सुने गूंग पूनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, इस 2 वाक्य इसका आपको क्या करना, व्याख्या करना है। तो देखिए आप व्याख्या कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखेंगे मैं उस ईश्वर के कमलवतु चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक है। इसके आगे क्या लिखना है आपको, पूरा देखिए, पूरा एकदम हल कराए हैं फ्रेंड्स। इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा, यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। इस प्रकार इसका व्याख्या करना है। अब यहाँ पे नीचे देखिए पूछा है आपसे उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको पढ़ेंगे आप ध्यान से फ्रेंड्स, जब इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें अलंकार पूछा है। इसमें देखिए आपका जो अलंकार है रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से यदि आप व्याख्या करते हैं तो पूरे का पूरा नंबर आपको मिलता है। अथवा में दिया है, यदि आपको ऊपर वाला प्रश्न आ रहा है उसका आंसर दे दीजिए, नहीं तो नीचे वाले वाक्य का दीजिए। देखिए क्या है, सुनी सुंदर वैन सुधारस, साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। इसको पूरा वाक्य पढ़ना है।
यहाँ पे जो रेखांकित दिया है इसी का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको, संदर्भ, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, जैसे बताएं उसी प्रकार संदर्भ लिखा जाता है। और रेखांकित जो अंश दिया है यानी ये रेखांकित है, इसका क्या करना है आपको, व्याख्या करना है। फिर इसमें पूछा अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। यहाँ देखिए मनु जनु जानो जब आने लगता है तो यहाँ कौन सा अलंकार आपको हो जाएगा, आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है जो संस्कृत से है। क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल कितने नंबर का ये है, 5 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 2 दिया है, एक प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है। इन दोनों में से जो आ रहा है उसका आंसर आपको लिखना है। अब देखिए इसका जैसे आपको आंसर लिखना है तो पहले इस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम स्थित, इसको पूरा यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका क्या करना है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस प्रश्न को ऐसे लिखिएगा। पहले नंबर यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या और लिख लीजिएगा ऐसा नगरी भाषायाम करित, यानी कि लास्ट तक पूरा लिख लीजिएगा। इसमें संदर्भ जब लिखना है तो यहाँ लिखिएगा संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक, ठीक है, पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे, लिखेंगे हिंदी अनुवाद। देखिए ये जो लिखा है इसी को अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए कैसे करेंगे, पूरा यहाँ पे लिखे हैं, इसको देख लीजिए आप। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तीसरा इसका क्या करना था, आपको हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब स्टार्ट होता चौथा नंबर का प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 2 प्रश्न, इन दोनों में से जो आपको आ रहा है उसका आंसर आपको लिखना है। देखिए पहला है कि मानम हित्वा प्रिय भवती क्रोधम हित्वा न सोचती कामम हित्वार्थवान भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत। अथवा में दिया, ये प्रश्न रद्द कीजिए नहीं तो अथवा में ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किश्चित दुर्भाग्य भवेत। इन दोनों में से किसी एक का करना है। तो चलिए आपको इसका अथवा करके आपको बताते हैं। देखिए इसका संदर्भ लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 4 और यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट वाला जो है जैसे बताएं उस तरह लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे संदर्भ लिखना है तो लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इतना लिखने के बाद अब हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। देखिए इसी का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए सब सुखी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। यानी कि इसको थोड़ा सा भी आप पढ़े रहेंगे तो आप इसका हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामय सभी लोग क्या निरोगी हो, ठीक है, रोग से मुक्त हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग क्या हो, कल्याण को देखें। ठीक है, इस तरह आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है 5वां नंबर का। क्या है आपका कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है जो 3 नंबर का रहेगा। इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए आपका जो 5वां नंबर का है, 5वां नंबर में देखिए कितने भी प्रश्न दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क से लेके पूरा आपका प्रश्न नंबर 5 में इतने हैं। लेकिन आप इन सभी प्रश्नों को नहीं करना है, सिर्फ इसमें से क ख ग घ ङ च छ ज झ इन सब में से आपको सिर्फ एक ही करना है। आप जिस जिला में होंगे उस जिला में आपको पढ़ाया जाता होगा। देखिए यहाँ पे जो गाजीपुर के छात्र हैं, गाजीपुर के जो छात्र उनको जो हल करना रहता है वो सिर्फ आपको हल करना है मुक्ति दूत। तो इन दोनों प्रश्नों में से भी सिर्फ एक ही प्रश्न करना है, जिसमें से जिसका आंसर आपको पता होगा उसका आंसर यहाँ पे आपको करना रहेगा। तो आपको सिर्फ पता होगा कि आपके स्कूल में मुक्ति दूत पढ़ाया जाता है। मुक्ति दूत
खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का जो चरित्र चित्रण है उसको लिखना रहेगा। ठीक है, इससे आप तैयार करके ही बोर्ड के एग्जाम में जाए देने। इन्हीं दोनों में से एक प्रश्न आएगा, इसमें से और इसमें से, दोनों में से किसी एक का ही आंसर लिखना रहेगा। इसके अलावा जो ख है, ग है, घ है, ङ, च, छ, ज या झ, इस सभी प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए छठवां नंबर का प्रश्न आपका स्टार्ट होता है क का। देखिए छठवां नंबर में क का है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, ये 5 नंबर का रहेगा, यानी कि इनका क्या करना है, जीवन परिचय आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को जीवन परिचय पूरा पढ़ाए हैं। अब जीवन परिचय देखिए, आप इन तीनों में से एक जीवन परिचय बोर्ड के एग्जाम में 100% देगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, इन तीनों में से किसी एक का ही आंसर आपको पेपर में देना है, जो कि टोटल 5 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता देते हैं। आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, इसको आप संक्षेप में पहले याद रखिएगा, संक्षेप में लिखना जरूरी होता है। और इसका जीवन परिचय आप एक बार देख के इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत 60 नोट्स की तरह लिखे हैं, बहुत कम शब्दों में लिखा गया है जीवन परिचय। ठीक है, इसमें जो उनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचना आप जरूर लिख लीजिएगा, इसलिए कि आप रचना लिखेंगे तो उस पर 2 नंबर आपको मिलने वाला है। तो देखिए आप ये देख लिए पूरा, इसको आप एक बार जरूर सभी को लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर, और जो उनकी प्रमुख रचना जो आपको दिखाएं ये आपको टोटल 2 नंबर का, इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। अब देखिए 7वां नंबर का सवाल क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, श्लोक आप याद कर लीजिएगा। 8वां नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है, जो कि 2 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, तो इसका आंसर आप जरूर याद करके जाइएगा बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्नों को दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए आपका अगला नंबर का जो प्रश्न है कि पुरुराज का आसीत, ठीक है, या इसके अलावा चंद्रशेखर का आसीत, वीर केन पूज्यते, ये 4 में से क्या करना, 4 प्रश्न है ना, 4 में से सिर्फ 2 का ही आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर का है जो कि आपका क्या है, निबंध है। ठीक है, देखिए इस तरह आपको 4-5 आपको निबंध देगा, जिसमें से किसी एक का ही निबंध आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। और कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का। देखिए पहला के पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इस पर निबंध तैयार कर लीजिए, या आतंकवाद का निवारण पे, या जनसंख्या लाभ एवं हानि पर नारी शक्ति सशक्तिकरण पे। इन 4 में से कोई एक आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसी में से जो 4 दे, इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक निबंध आएगा। ठीक है, 10वां नंबर का क्या है कि अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र जरूर आप याद करके जाइएगा। आपका ये कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। ये प्रश्न रद्द कीजिए, नहीं तो अथवा में दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। 100% जितने भी प्रश्न आपको दिखाए हैं ये यूपी बोर्ड जो है, ठीक है, यूपी बोर्ड के द्वारा आप सभी का एक प्रकार का वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम 50 से लेकर 60% तक यही प्रश्न आते हैं। आप पिछले साल को पेपर और पिछले साल का मॉडल पेपर से मिला लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना प्रश्न आपको बोर्ड के द्वारा जो पेपर वायरल किया जाता है, कितना प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें।